नमस्कार, साइटेक के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं शहनाज आज़ा। आज के एपिसोड में बात करेंगे विषाणुओं यानी कि वायरस के व्यवहार की और साथ ही बताएंगे आपको चंद्रमा से जुड़े रोचक शोध के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। कोरोना वायरस की वजह से हम सभी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी हो गई है और सुरक्षित रहने के लिए हमें खुद को आइसोलेट करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसे वायरस को हम अपना दुश्मन ही मानेंगे। इससे पहले भी सार्स, मर्स, इबोला, HIV, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और जीका जैसे अनेक वायरसों यानी विषाणुओं ने लाखों लोगों की जान लेकर ये साबित किया है कि वो कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन सभी वायरस हमारे दुश्मन नहीं होते, बल्कि कुछ दोस्त भी होते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। वायरस यानी कि विषाणु, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है विष। सूक्ष्म दुनिया का ये एक ऐसा सदस्य है जो जमीन, समुद्र, भोजन, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है। एक और जहाँ बैक्टीरिया सिंगल सेल से बना होता है, तो वहीं वायरस एक जैविक इकाई है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन कोट में लिपटे होते हैं। वायरस के पास अपने स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए साधन की कमी होती है, इसलिए किसी होस्ट सेल को संक्रमित कर उसकी सेलुलर मशीनरी पर कब्जा कर लेता है, जिससे कि वो अपने जैसे दूसरे अनेक वायरस बना सके। ऐसा करने के लिए वायरस कोशिका की सतह पर चिपक जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, ताकि वो आसानी से कोशिका पर अपना कब्जा जमा सके। स्तनधारी की कोशिकाओं में संक्रमण पैदा करने वाले वायरसों की तरह ही बैक्टीरिया की कोशिकाओं को भी संक्रमित करने वाले वायरस का एक दल होता है, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाले। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियोफेज पर कई वर्षों तक शोध किए और पाया कि ये बैक्टीरिया को संक्रमित करने के बाद विभाजित होकर संख्या में बढ़ जाते हैं। ये बैक्टीरिया पर पूरी तरह से काबू पा लेते हैं और उन्हें बढ़ने या फिर प्रभावी नहीं होने देते। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक शिकारी अपने शिकारियों की जनसंख्या को काबू में रखते हैं। जैसे जैसे हम फेजेस को समझते जाते हैं, हम ये पाते हैं कि वायरस माइक्रोबियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रोगों के एजेंट की बजाय विविधता और कार्यक्षमता को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि हमारे गट्स में रहने वाले सूक्ष्म जीव मानव के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह से संचालित करते हैं। आत्म पोषक तत्वों का अवशोषण, यहाँ तक कि हमारे बदलते मूड और व्यवहार को भी संचालित करते हैं। वायरस रिसर्च के क्षेत्र में एक और रोचक क्षेत्र है जिसे फेज थेरेपी के नाम से जाना जाता है। एक वायरस मानव शरीर से संक्रमण को मिटा सकता है। सामान्य तौर पर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को बड़ी संख्या में मार देते हैं। साथ ही ये बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उन बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। लेकिन बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल एक बुलेट की तरह किया जा सकता है, जो सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया पर निशाना लगाता है जो कि हानिकारक होते हैं। इतना ही नहीं, एक वायरस दूसरे वायरस से लड़ने में भी मददगार होता है। रिसेस बंदरों और सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि SIV पर किए गए शोध में पाया गया कि एक और रिसर्च साइटोमेगालो वायरस पर दबाव डालकर SIV जैसा ही प्रोटीन उत्पन्न किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल एक वैक्सीन की तरह किया जा सकता है, जिसके द्वारा बंदर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ये सिखाया जा सकता है कि वो हानिकारक SIV का सामना किए बगैर ही उससे कैसे लड़ें। ये ऐसी प्रतिक्रिया है जो समय के साथ बरकरार रहती है। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन के द्वारा खुद को होस्ट के इम्यून सिस्टम से छिपाए रखने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, जिससे शरीर को अपने आप के लिए एक रक्षा तंत्र विकसित करना मुश्किल हो जाता है। इस शोध का भविष्य में HIV उपचार में उपयोग किया जा सकता है। वायरस का व्यवहार मौसम की तरह बदलता है, इसलिए जिस तरह पूर्वानुमान के द्वारा लोगों को मौसम के बुरे प्रभाव से बचाया जाता है, ठीक उसी तरह वायरस की बहुमुखी प्रकृति को समझकर लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए वायरस से डरने की बजाय इसे समझने की जरूरत है। जंग लगने की प्रक्रिया से हम सब वाकिफ हैं। हम ये भी जानते हैं कि लोहे में जंग ऑक्सीजन और नमी की मौजूदगी में ही लगता है। ऐसे में चंद्रमा, जहां ऑक्सीजन और पानी नहीं है, क्या जंग लग सकता है?
वैज्ञानिकों ने चांद की सतह और उसके अंदरूनी हिस्से में जंग लगने की बात कही है और इसके लिए जिम्मेदार बताया है पृथ्वी को। आखिर क्या है रिश्ता पृथ्वी का चांद पर जंग लगने से? आइए देखते हैं। सितंबर 2020 के साइंस एडवांसेस जर्नल में छपे एक शोध पत्र ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 1 ऑर्बिटर से प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा की है। चंद्रयान 1 ने 2008 में चांद की सतह पर बर्फीले पानी की खोज की थी और कई तरह के खनिजों की मैपिंग भी की थी। शोध पत्र के प्रमुख लेखक और हवाई इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिकल एंड प्लैनेटोलॉजी के प्रोफेसर शुआई ली ने नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन किए गए चंद्रयान 1 में तैनात मून मिनरोलॉजी मैपर M3 के आंकड़ों के आधार पर उस बर्फीले पानी का गहन अध्ययन किया। M3 की दुर्लभ तस्वीरों में सतह से परावर्तित प्रकाश से पता चला कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों की संरचना बाकी हिस्सों से अलग है। ली को इससे हेमेटाइट होने का अंदाजा हुआ। हालांकि चंद्रमा की सतह लौह समृद्ध चट्टानों से पटी है, लेकिन हेमेटाइट की मौजूदगी उन्हें हैरान कर रही थी। हेमेटाइट एक तरह का आयरन या फेरिक ऑक्साइड है जो लोहे के ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से बनता है। लेकिन ये चंद्रमा पर कैसे? इस रहस्य का सूत्र सौर हवाओं तक जाता है। ये हवाएं आवेशित कणों की प्रवाह है जो सूर्य से पृथ्वी और चंद्रमा पर हाइड्रोजन की वर्षा करती हैं। हाइड्रोजन हेमेटाइट नहीं बनने देता क्योंकि ये एक रिड्यूसर यानी कि अपचायक है। इसका अर्थ है कि ये जिस पदार्थ से प्रतिक्रिया करता है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ता है। वही लोहे में जंग लगने के लिए एक ऑक्सीकारक की जरूरत है जो इलेक्ट्रॉन को दूर हटाए। पृथ्वी को तो उसका चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा के हाइड्रोजन से बचा लेता है, जबकि चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे में शोधकर्ता ली ने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों एबिगेली फ्रीमैन और विवियन सन की मदद ली, जिन्होंने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में हेमेटाइट की मौजूदगी की पुष्टि की। ली और उनकी टीम ने इसके बाद चंद्रमा जैसे उच्च रिड्यूसिंग वातावरण में जंग लगने की व्याख्या 3 सिद्धांतों के सहारे की। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैसे तो चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं है, लेकिन यहाँ अत्यंत अल्प मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। इस ऑक्सीजन का स्रोत है हमारी पृथ्वी। साल 2007 में जापान के कागुया मिशन ऑर्बिटर ने खोज की थी कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से काफी मात्रा में ऑक्सीजन चंद्रमा के सतह तक पिछले 2.4 करोड़ साल के दौरान पहुंचती रही होगी, जब चंद्रमा पृथ्वी के मैग्नेटोटेल से गुजर रहा होगा। सौर हवा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को विशाल पूंछ में बदल देता है, जिससे मैग्नेटोटेल कहते हैं। ये खोज M3 के आंकड़ों से मेल खाती है, जिससे धरती की तरफ रुख किए चंद्रमा के नियर साइड पर ज्यादा हेमेटाइट होने का पता चलता था। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी का ये ऑक्सीजन ही मुख्य रूप से चंद्रमा के सतह में मौजूद लोहे को फेरिक आयरन में ऑक्सीकृत करता रहा होगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक पृथ्वी का मैग्नेटोटेल एक मध्यस्थ की भूमिका में है। ये मैग्नेटोटेल पृथ्वी से चंद्रमा पर ऑक्सीजन पहुंचाने के अलावा कुछ समय के लिए चंद्रमा तक सौर हवाओं को पहुंचाने से भी काफी हद तक रोकता है, खासकर पूर्ण चंद्र के दौरान। इस दौरान चंद्रमा पर हेमेटाइट बन सकता है। तीसरा सिद्धांत पानी से जुड़ा है। वैसे चंद्रमा का ज्यादातर हिस्सा सूखा है, लेकिन धरती से दूर वाले हिस्से में गड्ढों में पानी के बर्फ जमे मिले हैं। शोध पत्र में चंद्रमा की सतह में पानी के अणुओं पर जोर दिया गया है। ली की धारणा है कि स्पेस की धूल कणें चंद्रमा की सतह से टकराकर इन पानी के कणों को बाहर निकालती होंगी, जो चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद लोहे से मिलकर जंग पैदा करती होंगी, खासकर उस दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी के मैग्नेटोटेल के कारण सौर हवाओं से बचा रहता है। अनुमान के मुताबिक पिछले अरबों सालों के दौरान अलग अलग समय में बने गड्ढों में जमा हेमेटाइट में पृथ्वी के ऑक्सीजन आइसोटोप्स संरक्षित होंगे, जो इस पूरी अवधारणा को प्रमाणित करने का आधार बन सकते हैं। इससे चंद्रमा की सतह के विकास में पृथ्वी की अहम भूमिका के साथ साथ पृथ्वी के वायुमंडल के विकास को समझने में भी मदद मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमें इंतजार है आपके फीडबैक का, तो लिखना ना भूलिएगा नीचे दी गई ईमेल आईडी पर। साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करिए। तो फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे साइटेक के अगले अंक में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।